अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ इन दिस लॉकडाउन और आई होप कि चैप्टर की जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था, जहाँ तक हमने पढ़े थे, पेज नंबर 2 का लास्ट पैराग्राफ तक हमने किए थे, वहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है। और अब हम लोग अपने चैप्टर को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जो इनकम्प्लीट चैप्टर था आज उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने जो चैप्टर है अभी, है ना, तो ये चैप्टर को हम लोग ने ऑलरेडी हाफ पार्ट में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग को स्टार्ट करना है। तो टेक्स्ट बुक सामने है अगर आपके, तो मीनिंग्स लिखिए पेंसिल यूज़ करके। नहीं है तो मीनिंग्स को नोटबुक में लिखिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, बट मीनिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मराठी जो हमको डिफ़िकल्ट लगता है तो उसका रीज़न यही है कि हमारे पास उसके मीनिंग्स नहीं होते। तो वर्ड मीनिंग अगर आपके पास है तो आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा था कि ये लोग जो कैनवस बनाए थे एक बड़े पत्थर को, कैसे उन्होंने कलर्स बनाए, कैसे उन्होंने ब्रश बनाए नेचर के रिसोर्सेज का यूज़ करके, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर जब बारिश होती थी, नदी जब बहती थी, तो ये पूरा डिसअपियर हो जाता था उनका कैनवस, है ना। यहाँ तक हम लोग ने पढ़े थे। अब हम लोग आगे बढ़ते। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे, राइटर कह रहा है कि ये जो कुछ भी मैं पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल थिंग्स। तो राइटर कह रहा है कि जो कुछ भी मैं पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ ते एक उदाहरण आहे। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। ये सब आपके लिए एक एग्जाम्पल है। निसर्ग किती परीनं, निसर्ग किती परीनं। अब किती परीनं, परीने का मतलब क्या होता है? इन वेरियस वेज, अनेक प्रकाराने, है ना, अनेक प्रकाराने। निसर्ग किती परीनं आपल्याला देत असतो। नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से प्रोवाइड करता है। आप देखो नेचर से हमें क्या नहीं मिलता। बस जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेचर से कनेक्ट होना ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें हम फील कर सकते हैं। ते लक्षात येईल, मला इतकंच म्हणायचं आहे। राइटर कह रहा है कि मुझे सिर्फ इतना कहना है कि साधनं नाहीत म्हणून, साधनं मतलब रिसोर्सेस, थिंग्स, साधनं नाहीत म्हणून अडून बसायचं कारण नाही। अडून बसने मतलब चुप बैठना। तो मतलब राइटर कह रहा है कि ये रीज़न मत दो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। रिसोर्सेस हमें यूज़ करने आनी चाहिए। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील, अगर हमारी इच्छा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तीव्र मतलब स्ट्रॉन्ग, तर साधनांशिवाय साधना करता येते। साधनांशिवाय साधना, देखो बहुत दोनों सिमिलर वर्ड है। साधनांशिवाय, विदाउट एनी रिसोर्सेस, साधना करता येते। साधना करने मतलब तपश्चर्या करने। टू लर्न द हार्ड वे मतलब बहुत ही हार्ड वे से चीज़ों को सीखना। साधना दो बार आया है। देखो साधना शिवाय, इसका मतलब हो गया, एक साधना हो गया रिसोर्सेस जिसको हम साधन कहते हैं, और दूसरा हो गया साधना मतलब तपश्चर्या करने, है ना, टू लर्न द हार्ड वे। तो दोनों वर्ड सेम है, थोड़ा फ़र्क है, स्लाइट फ़र्क है दोनों में। ओके, आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता। श्रावण मराठी 5th मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, जैसा हमने पहले भी देखे ना, वैशाख, है ना, तो ये सब जो थे मराठी के मंथ है, उसी तरह से श्रावण है। श्रावण जो है वो 5th मंथ है हिंदू कैलेंडर में। श्रावण सरता सरता, जब श्रावण ख़त्म होता है, पाऊस कमी व्हायचा, बारिश कम होती है, पण नदी वाहतच असायची, लेकिन रिवर का तो फ्लो बहता ही था काफ़ी टाइम तक। आमचा कैनवास म्हणजे खडक, खडक का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, स्टोन। मोकळा व्हायला
फ्री होणे पार चैत्र महिना उजाडायचा. चैत्र महिना, चैत्र मंथ, इट्स अ मराठी फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर. तो चैत्र जो है वो फर्स्ट मंथ है. ओके, चैत्र उजाडायचा. तोवर काय करायचं. अब तब तक क्या करें, क्योंकि देखो रिवर का पानी तो फ्लो होता ही है, उनका कैनवस तो डूबा हुआ है अभी भी. तो अब क्या करेंगे, फ्री बैठकर तो नहीं चलेगा ना. त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला. मातीचा नाद, माती मतलब सॉइल, मिट्टी. नाद, नाद मतलब जैसा नाद लागणे है ना, किसी चीज़ की आदत होना. समझ में आ रहा है. मतलब कोई चीज़, छंद जिसको हम कहते हैं, मराठी में एक और वर्ड कह सकते हैं छंद, हॉबी, इंटरेस्ट. अब इनको नाद लग गया किसका, मिट्टी में खेलने का. हम भी बचपन में बहुत मिट्टी में खेले हैं, है ना. लाल भड़क, एकदम रेड कलर, डार्क रेड. मऊशार, सॉफ्ट. मऊशार मतलब सॉफ्ट. माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची. लोण्यासारखी, लोण्यासारखी मतलब मक्खन की तरह. लोणी समझते हो ना, मक्खन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम बटर, BUTTER, है ना. बटर मतलब वो बटर नहीं है चाय में डुबा के खाने वाले, तो बोलेंगे बटर. मक्खन, मस्का. अब अगर आप देखोगे ना, खेतों की मिट्टी लाल रंग की होती है, बहुत सॉफ्ट होती है एकदम. आप हाथ में कभी लो, पैर रखो ना, आपका पैर अंदर चले आएगा, है ना, अगर आपने कभी एक्सपिरियंस किया है. मूर्ती कराव्यात असं वाटलं, ठरलं. मूर्ती कराव्यात, मूर्ती मतलब मूर्ति बनाना. स्कल्पचर्स, स्टैचू जैसा मूर्ति बनती है ना, स्कल्पचर्स बनते हैं, मूर्ति. तो मूर्ति कराव्यात असं ठरलं. अब हमने डिसाइड कर लिया कि चलो अब ड्राइंग तो नहीं कर सकते जब तक नदी का पानी नहीं उतरता, तब तक हम एक काम करते हैं, इस मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते हैं हम लोग. पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागे. लपून छपून, घर वालों से छुपकर. अब ये मिट्टी का खेल भी छुपकर ही करना होता था, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी परमिशन नहीं देते थे. ऑब्वियस चीज़ है, आप कभी बाहर अभी बारिश में जाओ, भिग के आओ, तो घर पे मम्मी लाड़ करेंगे, अरे मेरा बच्चा भिग के आया, मेरी बच्ची भिग के आई, कितने अच्छे बच्चे मेरे, है ना. एक दिन डांटेंगे, दूसरे दिन फिर भिग के आया, दूसरे दिन भी डांटेंगे, तीसरे दिन फिर सीधा फटके, है कि नहीं. तो अब घर वालों से छुप कर. कधी गोट्याच्या मागच्या बाजूला, गोठा, गोठा कहते हैं काउशेड को. काउशेड जहाँ पे भैंसों को, गाय बैलों को रखा जाता है ना, इंग्लिश में कहते हैं हम काउशेड. कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, कभी उस गोठे के पीछे, नाही तर गावातील मंदिराजवळच्या, नहीं तो गांव के मंदिर के पास बकुळीच्या झाडाखाली. बकुळ, ओके, बकुळ अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग ट्री. एक फ्लावरिंग ट्री है, इंग्लिश में भी इसको बकुल ही कहते हैं, BAKUL, अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग ट्री. या तो फिर गांव के पास, मंदिर के पास एक बकुल का पेड़ था जो फ्लावरिंग ट्री था. आमचा उद्योग चालायचा. आमचा उद्योग चालायचा, तो मतलब उद्योग चालायचा मतलब क्या, यहाँ पे लोग खेलते थे, यहाँ पे लोग ये काम करते थे, ये उनका उद्योग था, ये इनका काम था, है ना. तो यहाँ पर वो उस पेड़ के नीचे खेलते थे. आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, येस और नो. ओके, बी कॉन्सेंट्रेट, अच्छे से ध्यान दो. ओके, मूर्ती करून वाळत ठेवल्या. वाळत ठेवणे यानी सूखने के लिए रखना, है ना. मूर्ति ठेवून वाळत ठेवल्या. अभी कैसा होता है, मिट्टी की मूर्ति है तो उसको सुखाना ज़रूरी है, गर्मी में, धूप में, है ना, तो उसको सुखाना ज़रूरी था. तो वाळत ठेवणे मतलब ड्राइंग, फॉर ड्राइंग, है ना. की काही काळानं, कुछ देर बाद त्यांना तडे जाऊन ढासाळायच्या. तड़े जाने, तड़े जाने का मतलब होता है बीच बीच में से टूटना, टू क्रैक, क्रैक आना. आप देखते हो ना जैसा क्रैक्स आते हैं, तो उनको क्रैक पड़ के ढासड़ायच्या, टूट जाती थी वो. मतलब कुछ दिन के बाद उसमें क्रैक्स आते थे, टूट जाती थी. हिरमोड व्हायचा. हिरमोड होणे मतलब होता है नाराज़ होने, है ना, टू फील डिसअपॉइंटेड. इनको बुरा लगता था कि इतनी मेहनत करके हमने मूर्ति बनाए और ये मूर्ति तो कुछ दिन के बाद क्रैक्स आके टूट जाती है, नाराज़ होते थे.
त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा. काहीतरी उपाय, उपाय मतलब सॉल्यूशन. हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना ही चाहिए. विचार करता करता लक्षात आलं अँड सडनली ध्यान में आया की गाईचं शेण, गाईचं शेण, शेण मतलब काऊ डंक, गोबर, गोबर कहते हैं हम जिसको हिंदी में. गाईचं शेण ओलं असताना, ओलं मतलब गीला, जब गाय का गोबर गीला होता है जसं असतं तसंच ते वाळवल्यावरही राहतं. जैसा गीला रहता है ना वैसे वो वाळल्यावर, वाळल्यावर मतलब सूखने पर भी वैसे ही रहता है. कभी आपने गाय का गोबर देखा है ना, कभी छुआ है उसको? हाँ, घिन आ रही होगी ना सोच कर भी कि गाय के गोबर को कैसे छूते. लेकिन आप गांव खेड़े में देखो, गाय के गोबर से दीवार को लेपा जाता है, ज़मीन को लेपा जाता है, एकदम खेड़े गांव में, ठीक है ना. तो वो सूखने के बाद भी उसको देखते ना वैसे रहते, उसमें क्रैक्स नहीं आते, त्यांना तड़े जात नहीं, उनमें क्रैक्स नहीं आते. किसमें? गाय के गोबरों में. आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं. अभी हमने गोबर को मिट्टी में मिक्स कर दिया. दिमाग, इसको कहते हैं दिमाग. मिट्टी को थोड़ा गोबर डाल के मिक्स कर दिया. आता मूर्ति थोड्या टिकायला लागल्या. थोड्या टिकायला मतलब पहले से कुछ ज़्यादा टिकने लगी, कम क्रैक्स आते थे. तरीही फिर भी जास्त दिवस झाल्यावर जब बहुत दिन हो जाते थे ना, बारीक बारीक तड़े जाऊन छोटे छोटे क्रैक्स आकर ढपल्या पड़ायच्या. ढपल्या पड़ने, ढपल्या पड़ने का मतलब क्या होता है? जैसा देखो हम लोग दीवार, दीवार होती है ना, दीवार, दीवार देखो गीली रहती है, गीली होने का जब सूखती है तो उसकी खपली आती है, उसको कहते हैं हिंदी में हम खपली. वो खपली गिरती है ना. तो ढपल्या टुकड़े कहो, है ना, स्लाइस, पीसेस. तो उसके स्लाइस बन के, पीसेस बन के, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, दीवार गीली होके सूखने के बाद उसका जो देखो कलर गिरता है उस तरह से. ओके. तड़े जाऊन ढपल्या पड़ायच्या. पुन्हा विचार सुरू, फिर सोचना शुरू. तो ये भी प्लान वेस्ट हो गया, है ना. तो इन्होंने कलर का काम रुकना था क्योंकि रिवर का पानी कम नहीं हो रहा था, है ना. अब इन्होंने मूर्ति बनाना शुरू किया. मूर्ति में क्रैक्स आते थे तो उन्होंने उसमें गोबर मिलाया. गोबर की मूर्तियाँ कुछ दिन तक टिकी, लेकिन बाद में इसमें भी क्रैक्स आकर उसकी खपली गिर के वो भी टूट रही थी. अब फिर सोचा नया आइडिया ढूंढते हैं. आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा. हमारे गांव में आठवडी बाजार, आठवडी बाजार, वीकली मार्केट. पता होगा आपको कि खेड़े गांव में, छोटे छोटे गांव में वीकली मार्केट लगता है, बड़े गांव में भी लगता है. वीकली मार्केट में फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ें ना थोड़ी सस्ती मिलती है, क्योंकि गांव से अलग अलग छोटे छोटे गांव से लोग अपने सामान को लाते बेचने. फिर वो वीकली मार्केट में थोड़ा रेट नॉर्मल कम रहता है ना, नॉर्मली कम रहता है. तो राइटर कहता है कि हमारे गांव में वीकली बाज़ार भरता था. महादू, महादू इट्स अ नेम, ओके, इट्स अ नेम ऑफ पर्सन. महादू इट्स अ नेम ऑफ पर्सन. आयते कपड़े विकायला यायचा. आयते कपड़े, आयते कपड़े का मतलब होता है रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड कपड़े. तो महादू जो है ना, वो रेडीमेड कपड़े, है ना, बेचने के लिए आता था उस वीकली मार्केट में. कौन? महादू. ध्यान दो बराबर से स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, ध्यान दो बस. सगळा डोंगर भाग, पूरा माउंटेनियस एरिया, फक्त पायवाटा. पायवाटा मतलब पैदल चलने का रास्ता, कि हम सिर्फ पैदल चल सकते हैं. तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा. वो अपना जो सामान है, कपड़े हैं, वो घोड़े के ऊपर लाद कर, घोड़े के ऊपर रख कर आता था, दूसरे जगह से आता था. नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची. नांदरुकी, नांदरुकी अ टाइप ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ पीपल, पीपल ट्री. नांदरुकी एक ऐसा पेड़ है जो पीपल ट्री के फैमिली से बिलोंग करता है. पीपल ट्री तो आपको पता है, पीपल का पेड़, है ना. तो पीपल के पेड़ जो होते हैं ना, उससे ये बिलोंग करता है, उसके फैमिली से बिलोंग करता है. अंडरस्टूड. नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची. दाट सावली, दाट मतलब घनी, डेंस. सावली मतलब शैडो, छाव पड़ती थी. कुछ पिक्चर्स जो अवेलेबल है मेरे पास वो मैं यहाँ पर आपको दिखाते जा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा वो चीज़ें क्लियर हो. ओके.
तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा, वो झाड़ के रूट से या बेस से घोड़े को बांध देता था. आम्हाला घोड्याची लीद दिसली. हमने देखा कि घोड्याची लीद, लीद मतलब घोड़े की पॉटी. जैसा हमने देखे ना गोबर, तो हमको पता है गोबर. लीद घोड़े की जो पॉटी होती है उसको लीद कहते हैं. ओके, तो हमने देखा घोड़े की पॉटी को, तो सोचा चलो इसका इस्तेमाल किया जाए. क्या मस्त मतलब लीद है. लीद म्हणजे घोड्याचं शेण, लीद मतलब घोड़े का गोबर. ओके, त्याच बरेच धागे धागे दिसत होते. जब हमने उस पॉटी को मतलब देखा गौर से, तो उसके अंदर छोटे छोटे धागे थे. हाथ से नहीं हटाए इन लोगों ने, लकड़ी से हटा के देखा होगा. हे धागे माती धरून ठेवतील. अब हमको कॉन्फिडेंस हो गया कि ये इसके अंदर जो धागे धागे जैसे पार्टिकल्स हैं, अब वो मिट्टी को स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे. असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला, और ऐसा सोचकर हमने वो एक्सपेरिमेंट किया. प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट. स्टूडेंट से क्या समझ में आ रहा है हमको कि नेचर में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमें उसका यूज़ करने आना चाहिए. तो ये चैप्टर से हमें तो यही सीखने मिल रहा है ना कि कोई चीज़ नहीं है करके चुप मत बैठो, आप नेचर से ढूंढो, वो चीज़ें आपको मिलेगी. ओके, लेकिन बस दिमाग लगाना चाहिए. अभी तो ऐसा हो गया कि हमको सब आसानी से मिलता है करके हम क्यों मेहनत करें, है ना. गांव की लाइफ बहुत अलग है, शहर की लाइफ बहुत अलग है. ओके, आता आमच्या मूर्तींना बिल्कुल तड़े जात नव्हते. एक फ़ायदा क्या हुआ कि इनकी जो मूर्ति है ना, अब उसको तड़े नहीं जा रहे थे. तड़े जाने का हम लोग मतलब देख चुके ना, स्लाइस पड़ के वो गिरते नहीं थे, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स थे धागे वाले, उन्होंने मिट्टी को पकड़ के रखा. केवढा आनंद झाला, हम बहुत खुश हो गए. हे मला शब्दात सांगता येणार नाही. मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन माई ओन वर्ड्स. इतनी खुशी मिली कि मैं अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता. क्योंकि अब उनको एक ऑप्शन मिला घोड़े की लीद का. अब घोड़े की लीद से उन्होंने उस मिट्टी को उस मिट्टी में मिक्स किया, मूर्ति बनाना उन्होंने शुरू की, है ना. उनको बहुत खुशी मिली. मी माध्यमिक शाळेत असताना, जब मैं माध्यमिक शाळा, तो राइटर जब स्कूल लाइफ में था, है ना, यानी सेकेंडरी स्कूल में जब था, आर्किमिडीज या शास्त्राचा धडा वाचला. आपको पता होगा आर्किमिडीज, हाँ या ना, है ना. अ ग्रेट साइंटिस्ट, है ना, अ ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन. तो एक मैथमेटिशियन थे ये, फिजिस्ट थे, इन्वेंटर थे. फिजिस्ट, अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अ ग्रेट इन्वेंटर, साइंटिस्ट हम याद रख सकते हैं इनको. आर्किमिडीज इज अ ग्रेट साइंटिस्ट. मैथमेटिक्स के अंदर इनको बहुत इनका नाम है, ग्रीक से थे ये. आर्किमिडीज या शास्त्राचा धडा वाचला. मैंने इस साइंटिस्ट का एक चैप्टर पढ़ा. त्याला हवं होतं, उनको जो चाहिए था, ते तत्व, वो पार्टिकल्स शोधण्यासाठी, ढूंढने के लिए, मतलब उनको जो चाहिए था उन चीज़ों को ढूंढने के लिए. ओके, तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीत, वो सिंपल दिखने वाली चीज़ों में ते शोधत होता. वो तो छोटी छोटी चीज़ों में चीज़ों को ढूंढना आर्किमिडीज का एक शौक था. ते सापडल्यावर तो न्हाणी घरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला. अब उसे कुछ चीज़ समझ में आई, और वो बाथरूम में से, न्हाणी घरातून मतलब बाथरूम में से, युरेका युरेका करत धावत सुटला. यूरेका ये एक ग्रीक लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है आई फाउंड, मुझे मिल गया. तो वो बोलते हुए मुझे मिल गया. तो यूरेका करत धावत सुटला. एक्चुअली इसके ऊपर एक छोटी सी एक स्टोरी है आर्किमिडीज की, एक रियल स्टोरी. मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर उसका डिटेल वीडियो मैंने आगे ऐड किया हूँ. तो आर्किमिडीज का जो मतलब उस वक्त ग्रीक का जो राजा था, वो एक लड़ाई जीता. तो उसने सोचा कि मैं अपने गॉड को एक सोने से बना हुआ जो
देखो, राजा के सिर के ऊपर जो ताज होता है, वैसा ताज उसने सोचा मैं गॉड को चढ़ाऊंगा। तो गोल्ड स्मिथ को उसने कुछ गोल्ड कॉइन दिए और कहा कि इसका वो ताज बनाना। लेकिन जब वो गोल्ड स्मिथ ने वो ताज बना के लाया तो उसने एक अफवाह सुनी कि गोल्ड स्मिथ ने इस गोल्ड के अंदर चांदी को मिक्स किया है। तो आर्किमिडीज जो था वो राजा का कज़िन था। तो आर्किमिडीज को एक काम दिया गया कि आर्किमिडीज तुम ढूंढो कि इसमें मिलावट है क्या। तो उस ज़माने में तो कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं। तो आर्किमिडीज टेंशन में आ गया। वो सोचने लगा कि मैं कैसे पता लगाऊं कि ये प्योर गोल्ड है या इसमें कुछ मिक्स है। तो वो हर दिन रात सोचता था। तो एक बार ऐसी टॉयलेट में बैठा था तो उसको अचानक से नहाते वक्त उसको याद आ गया। तो करके वो यूरेका यूरेका करके भागते हुए आया, है ना। तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी मैं आगे वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। Let me tell you an interesting story about the Greek king Hero. Now, Hero was a great king who led his people, the Syracusans, to a great victory sometime in the year 265 BC. Now, due to his victory, Hero was very grateful to the gods, so he decided to do something. What Hero decided to do was he decided to offer to the gods a golden crown in a particular temple of the town. Now, in order to make this golden crown, he had to appoint a goldsmith. So, what did Hero do? He gave the goldsmith a certain number of gold coins having a specific weight. And he told the goldsmith to fashion out a golden wreath that would be a wreath shaped crown. Now, the goldsmith did so, and on the appointed day, the goldsmith brought the king, Hero, the crown. Now, Hero was very satisfied and he rewarded the goldsmith appropriately for his efforts. Now, on the fixed day of the ceremony, what did Hero do? Hero went to the temple and he was to place the golden wreath in the god's temple. But it was then that he started hearing rumors that disturbed him greatly. What were these rumors? He heard that the goldsmith had tricked him. In other words, the amount of gold that Hero had given the goldsmith, all of it was not used by the goldsmith to make the crown. Some amount of the gold had been stolen by the goldsmith, and the goldsmith had actually used silver along with gold to make the king his crown. So now Hero was greatly unsettled, and he believed that there was only one person who could solve the problem. This one person was his cousin Archimedes. Now, Archimedes was greatly involved in thinking, philosophies, as well as science. And Hero believed that it was only Archimedes who could solve this problem. So, what Hero did was, Hero asked Archimedes to find out whether or not these rumors were true. So, Archimedes one day was taking his bath in the public bath and he was wondering about the king's problem. So, still deep in thought about the king's problem, Archimedes stepped into his bathtub and he found that a certain amount of water spilled out. He was intrigued. What was exactly happening here? Archimedes stepped out of the bathtub and started thinking more. He again stepped into the bathtub with his legs and he found that a certain amount of water spilled out. He discovered that if he sat more inside the tub, more amount of water spilled out. He was greatly intrigued and interested, and he believed he had found out the problem. So, shouting Eureka all along the way, he ran out of the bath naked. Now, he believed that he had found out the problem and its solution. So, he demonstrated in front of the king what exactly was wrong with the crown that the goldsmith had given him. He demonstrated in front of Hero that the crown the goldsmith had given him was actually impure. It was not pure gold. Infuriated, Hero ordered the goldsmith into his chambers and punished him severely. So that was the last the king heard of the goldsmith. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं, तब मेरे ध्यान में आया कि आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता, मुझे भी इतनी खुशी मिली थी। तो राइटर कह रहा है कि मुझे भी उतनी खुशी मिली थी जितनी आर्किमिडीज को मिली थी।
जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं. कब? जब मूर्ति को क्रैक्स पड़ना बंद हो गया था. आपल्या पुरता का होईना, सिर्फ खुद के लिए नहीं क्यों ना हो, पण तो एक शोध होता, लेकिन मेरे लिए भी एक वो इन्वेंशन से कम नहीं था. तो राइटर कह रहा है कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन नहीं था कि मैंने मूर्ति को तड़े जाने से रोक दिया. उसके अंदर मैंने घोड़े की लीद मिलाई. उसने अपने हैप्पीनेस को आर्किमिडीज के हैप्पीनेस से कंपेयर किया. ओके. मुलांनो, मी तुम्हाला एवढं सांगीन, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे. हर एक के अंदर एक आर्किमिडीज है. हर एक के अंदर आर्किमिडीज मतलब हर एक के अंदर आर्किमिडीज की आत्मा नहीं है. समझ रहे हो ना, कि आपके अंदर भी एक साइंटिस्ट है. त्याला कायम जागता ठेवा, उसे हमेशा जिंदा रखो. तुमचं आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील और तुम्हारा आसमान हमेशा, तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी. तो राइटर को लास्ट में ये मैसेज देना है कि हमारे हर एक के अंदर एक कोई ना कोई साइंटिस्ट है ना. हमें उससे बस ज़िंदा रखना है. हम भी कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं. कोई भी चीज़ नहीं हो सकती करके आप डिप्रेस मत हो. उसमें से रिसोर्सेज ढूंढो, उसमें से रास्ता निकालो. हर एक के अंदर टैलेंट है. कोई ऐसा नहीं कि क्लेवर है, कोई बहुत वीक है, नहीं. हर एक को अल्लाह ताला ने, खुदा ने, भगवान ने एक जैसा दिमाग दिया है. बस कोई उसका इस्तेमाल पॉजिटिवली करता है, कोई नेगेटिवली करता है. अगर आप भी अपने दिमाग को पॉजिटिवली इस्तेमाल करोगे तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो. बट हमें उसका राइट यूज़ करने आना चाहिए. जितना आप अपना दिमाग मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर्स में लगाते हो, उतना ही दिमाग, थोड़ा सा हिस्सा अगर आप पढ़ाई में लगा दो तो आप भी कम नहीं हो स्टूडेंट्स. हर एक बच्चा टैलेंटेड है. कभी अपने आप को कम मत समझो. ओके. बस टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखो कि कैसे हम अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, कैसे हम अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें. बहाने कम करो. बुक नहीं है. अभी कई स्टूडेंट को हम लोग पूछते हैं कि पढ़ाई कर रहे हो, अरे सर बुक ही नहीं है. बहुत अवेलेबल है रिसोर्सेस. नई टेक्स्ट बुक मिली है, नहीं आपके पास, आप ई बाल भारती साइट पे जाओ. वहाँ से आप अपनी टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करो, अपना स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके, अपना मीडियम सिलेक्ट करके. फिर भी नहीं हो रहा है, अपने आजू बाजू में देखो, अपने फ्रेंड सर्कल में देखो, अपने फैमिली में देखो, किसी ना किसी के पास टेक्स्ट बुक होगी. तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि रिसोर्स बहुत है हमारे पास, रिसोर्सेज बहुत है, बट हम कैसे हैं ना, लेज़ी है. हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम अपने माँ बाप से बस ज़िद करते बैठेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए. लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हुए चलो. नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, अभी आप बड़े हो गए हो, है ना, अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो. तो बस रीज़न मत दो पढ़ाई को लेकर. रास्ता ज़रूर निकलेगा स्टूडेंट्स. हमेशा मोटिवेटेड रहो. आप भी टैलेंटेड हो, आपके अंदर भी टैलेंट है, बस आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करो. ओके स्टूडेंट. तो चैप्टर हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है और हम लोग इसकी ना थोड़ा फटाफट से हम लोग इसकी कृति देख लेते हैं. पहला आप लोग के सामने क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया नोटबुक में इसको लिखना आप, और इसका पिक्चर निकाल के मुझे सेंड करना आप व्हाट्सअप पे. लेखकाने उत्तर लिहा. लेखकाने पाठात कलेसंबंधी वर्णिलेले 2 विषय, यानी इस चैप्टर में राइटर ने कौन से 2 कला से रिलेटेड सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट क्वेश्चन, कि राइटर ने इस चैप्टर में कौन से 2 सब्जेक्ट का नाम लिया है जो किससे रिलेटेड है, कला से, है ना. तो आप, आई होप ये आप आंसर ढूंढ सकते हो. ढूंढ लोगे ना आप, क्योंकि देखो मैं तो आपको बता दूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा, है ना, कोशिश करो आंसर्स को फाइंड आउट करने की. कर पाओगे क्या नहीं आप लोग? हाँ, ढूंढ लोगे ना. तो आपको मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ. हाँ, तो 2 कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो कला से रिलेटेड है. मुझे पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है आपसे कि आप लोग इसको आराम से आंसर आप ढूंढ लोगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है काय ते सांगा. काय ते सांगा मतलब इसका आंसर क्या होगा. मूर्तीला तडे जाऊ नयेत, मूर्ति में क्रैक्स नहीं आए म्हणून लेखकाला सापडलेला उपाय. राइटर को सबसे पहला कौन सा उसको मतलब आइडिया मिला. पहला आइडिया बताना है आपको, फिर उसके बाद में दूसरा, है ना. तो पहला गाय का गोबर, फिर उसके बाद में घोड़े की लीद. ऐसा आपको सेंटेंस फ्रेम करना है स्टूडेंट्स. हाँ,
चैप्टर में वो लाइन आपको मिल जाएगी। ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, गायचे शेण लावून त्यावर घोड्याची लीद लावणे, है ना। तो उसने गाय का शेण इस्तेमाल किया, उसके अंदर घोड़े की लीद भी लगाया। ओके। लेखकाचा कॅनव्हास, राइटर का क्या कैनवास था, पता है ना, खड़क, नदी काटसा खड़क, एक नदी के किनारे का पत्थर। ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आकृति पूर्ण करा। आपको पहला क्वेश्चन समझा ना, स्किल से रिलेटेड दो ढूंढ लोगे ना। ये देखो मैं आपको बता देता, एक ड्राइंग है ना, और दूसरा क्या है, स्कल्पचर्स बनाना, मूर्तिकला, आप ढूंढो उसको, वर्ड्स को, ठीक है। तिसरा आहे आकृती पूर्ण करा। लेखकाने त्यांच्या खेड्याचे सांगितलेले विशेष, राइटर ने देखो अपने खेड़े गांव की 2 विशेषता बताई थी, और वो 2 विशेषता इसमें है आंसर में, है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। देखो अगर आपने ध्यान दिया है ना तो आपको बराबर आंसर मिल जाएगा। मैं ऐसा नॉर्मली आपको बताता हूँ कि वो नेचर गांव का बहुत ब्यूटीफुल था, एक। दूसरा, वहाँ के जो लोग थे वो वेल कल्चर, वेल मैनर्स, उसके लिए एक वर्ड आया, मैंने मीनिंग लिखाया था आपको, है ना, सुसंस्कृत करके। ओके, आप ढूंढना इसको। उसके बाद में नेक्स्ट, लेखकाच्या खेड्याचे सौंदर्य वाढवणारे घटक, राइटर के खेडेगांव में ऐसी कौन सी चीज़ जिससे उनका खेड़ा खूबसूरत लगता था। नीले पहाड़, जंगल, नदी, ढूंढ लेना आप, मैं रफली आंसर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके। उसके बाद नोटबुक में आप लिखना है इसको, आंसर को। बुक मंगा रहे ना आपसे, तो इसकी भी बुक मंगाएंगे हम लोग। हाँ, योग्य जोड़ा जुळवा। पिवळा से क्या आएगा, जांभळा, भगवा, हिरवा। पिवळा येलो, जांभळा वॉयलेट कलर, भगवा सॅफ्रॉन, हिरवा ग्रीन। और उसके बाद में एका शब्दात, बांबूच्या कवड्या काडीतून तयार व्हायचा। बांबू के लकड़ी से क्या बनता था उनका, राइट, ब्रश। चित्र काढण्यासाठी वापरला जाणारा कागज, चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज़ का इस्तेमाल, जो खड़क वगैरह लोग जो इस्तेमाल होता है कागज़ को क्या कहते हैं, कैनवास। लाल भडक मातीतून तयार व्हायला, लाल मिट्टी से लोग क्या बनाते थे। उसके बाद ओलं असताना जसं असतं तसं वाळल्यावर जब गीला रहता वैसे रहता है, सूखने पर भी वैसे रहता है, क्या था वो, गोबर। घोड्याच्या शेणाला और घोड़े के गोबर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई है। तो कुछ चीज़ें, कुछ वीडियो मैंने आगे ऐड किया हूँ, उसको देख लेना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ओके, बाय।